आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस लेक्चर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास आज 3 अलग-अलग दुनिया के स्रोत हैं। एक तरफ है जमीन पर हमारे मालिकाना हक का सदियों पुराना सिस्टम, जो अब नई टेक्नोलॉजी से टकरा रहा है। दूसरी तरफ हमारे पड़ोस में सत्ता का एक नाजुक दौर, जहां एक पीढ़ी जा रही है और दूसरी कह सकते हैं कि दस्तक दे रही है। और फिर वहां से हम सीधे सितारों की बात करेंगे, जहां भारत की महत्वाकांक्षाओं का एक नया इकोसिस्टम बन रहा है। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। हम्म। शुरुआत एक ऐसी चीज से करते हैं जिसकी सिरदर्दी शायद हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी झेली होगी। मतलब प्रॉपर्टी खरीदना बेचना। हाँ, ये तो है। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही। हम्म। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया कई भारतीयों के लिए एक दर्दनाक अनुभव है। ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे पूरे सिस्टम पर एक बहुत गहरा कटाक्ष है। और ये बात बिहार से जुड़े एक मामले, समीउल्लाह बनाम बिहार राज्य के फैसले में कही गई। अच्छा, तो क्या था ये मामला? हुआ ये था कि 2019 में बिहार सरकार ने एक नियम बनाया। नियम ये था कि कोई भी अपनी जमीन तब तक बेच नहीं सकता या रजिस्टर नहीं करवा सकता जब तक उसके पास म्यूटेशन का सबूत ना हो। म्यूटेशन मतलब दाखिल खारिज। हाँ, वही। और उसका दस्तावेज होता है जमाबंदी। तो बिना जमाबंदी के कोई रजिस्ट्री नहीं। एक मिनट, पहली नजर में तो ये बिल्कुल सही लगता है। मतलब सरकार तो बस ये पक्का कर रही थी कि जो बेच रहा है वही असली मालिक है। इससे धोखाधड़ी रुकती है ना। सवाल बिल्कुल वाजिब है और शायद सरकार की मंशा भी अच्छी ही थी। पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे 3 बहुत ठोस कारणों से रद्द कर दिया। अच्छा। पहला कारण था पूरी तरह से कानूनी। कोर्ट ने कहा कि ये नियम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1998 के दायरे से ही बाहर है। रजिस्ट्रार का काम है दस्तावेज को रजिस्टर करना, न कि वो मालिकाना हक की जांच पड़ताल करना। अच्छा, तो ये उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं था। और दूसरा कारण? दूसरा कारण सबसे जरूरी है और वो हमारे सिस्टम की एक बुनियादी सच्चाई को सामने लाता है। अदालत ने रजिस्ट्रेशन और टाइटल यानी मालिकाना हक के बीच का फर्क साफ किया। हाँ, ज्यादातर लोग तो ये समझते हैं कि रजिस्ट्री हो गई मतलब प्रॉपर्टी आपकी होगी। बस यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक सौदे के होने का रिकॉर्ड है। ये मालिकाना हक का आखिरी और निर्णायक सबूत नहीं है। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल। आपका टाइटल पक्का है या नहीं, इसका फैसला सिर्फ सिविल कोर्ट कर सकती है। रजिस्ट्री तो बस एक खंडन करने लायक अनुमान बनाती है कि आप मालिक हैं, पर इसे कभी भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो मतलब लाखों लोग एक अधूरे भरोसे के साथ जी रहे हैं। और तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण पूरी तरह से जमीनी हकीकत से जुड़ा था। बिहार में जमीनों का सर्वे और रिकॉर्ड्स को अपडेट करने का काम मतलब दशकों से पूरा ही नहीं हुआ है। ऐसे में लाखों लोगों के लिए जमाबंदी पेश करना लगभग नामुमकिन था। तो एक अच्छा इरादा रखने वाला कानून भी लोगों के लिए एक बड़ी रुकावट बन गया था। तो समस्या सिर्फ एक नियम की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की है, जो टुकड़ों में बटा हुआ है। स्रोतों में जिक्र है कि जमीन से जुड़े 3 अलग-अलग विभाग हैं: रजिस्ट्रेशन, सर्वे और सेटलमेंट और राजस्व। हाँ, और वो आपस में ठीक से बात तक नहीं करते। ये तीनों विभाग अपनी अपनी दुनिया में काम करते हैं। एक ही जमीन का रिकॉर्ड, राजस्व विभाग में कुछ और, सर्वे विभाग के नक्शे में कुछ और। कोई तालमेल ही नहीं है। ये तो एक मकड़जाल जैसा है। बिल्कुल। और इसी वजह से आज भी क्रेता सावधान का सिद्धांत लागू होता है। यानी सारी जिम्मेदारी खरीदार की है कि वो पूरी जांच पड़ताल करे। ये सब सुनने में बहुत उलझावा लगता है। क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? यहाँ पर स्रोतों ने एक बहुत ही दिलचस्प मतलब भविष्य की तकनीक का जिक्र किया है, ब्लॉकचेन। हम इसे क्रिप्टो करेंसी से जोड़ते हैं, पर जमीन के रिकॉर्ड में इसका इस्तेमाल, ये तो गेम चेंजर हो सकता है। कैसे काम करेगा ये? ये वाकई एक क्रांतिकारी समाधान हो सकता है। ब्लॉकचेन को आप एक ऐसा डिजिटल बही खाता समझिए जिसे कोई बदल नहीं सकता, हैक नहीं कर सकता। अच्छा। तो जमीन के मामले में हर प्रॉपर्टी के लिए एक डिजिटल ब्लॉक बन सकता है। उस ब्लॉक में उस जमीन का पूरा इतिहास होगा, पहला मालिक कौन था, कब किसे बिकी, नक्शा, सारे दस्तावेज, सब कुछ एक ही जगह और पूरी तरह सुरक्षित। स्रोतों में आंध्र प्रदेश के एक पायलट प्रोजेक्ट का भी जिक्र है। वहां इसके इस्तेमाल से जमीन के विवाद आधे हो गए और लेन देन 30% तेज हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि इससे पारदर्शिता आती है। जब एक ही जमीन के 10 अलग-अलग रिकॉर्ड नहीं होंगे, बल्कि एक ही सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होगा जिसे कोई बदल नहीं सकता,
तो धोखाधड़ी की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। सही। और लेन देन तेज इसलिए हुआ क्योंकि वकीलों और खरीदारों को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर लगाकर पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने की जरूरत नहीं पड़ी। सब कुछ एक क्लिक पर था। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना होगा तो नहीं। भारत जैसे विशाल देश में सब करना, क्या चुनौतियां होंगी? चुनौतियां तो बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। ये एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए जबरदस्त राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, भारी निवेश चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और ये प्रयोग दिखाते हैं कि हमें इस दिशा में सोचना ही होगा। तो एक तरफ भारत में जमीन से जुड़े पुराने कानूनों को नई तकनीक से सुलझाने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में राजनीतिक जमीन पर एक बिल्कुल नई पीढ़ी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। हाँ, वहाँ बहुत बड़ा अध्याय खत्म हो गया है। 30 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया। और ये सिर्फ एक नेता का निधन नहीं है ना? नहीं, ये उस युग का अंत है जिसे बेगमों की लड़ाई कहा जाता था। दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति इन्हीं दो महिलाओं, खालिदा जिया और शेख हसीना के इर्द गिर्द घूमती रही। अब शेख हसीना भी भारत में निर्वासित है, तो बांग्लादेश की सियासत में एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया है। और इसी शून्य को भरने के लिए खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद वापस लौटे हैं। लेकिन उनके सामने चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं। देश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की एक अंतरिम सरकार है जो स्थिरता लाने के लिए संघर्ष कर रही है, पर सड़कों पर भीड़ का राज है। हाल की कुछ घटनाएं बहुत चिंताजनक है। एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या हुई, अखबारों के दफ्तरों पर हमले हुए, और इन सब के बीच आतंकी संगठन जेएमबी के फिर से सिर उठाने का खतरा है। और 2026 में चुनाव भी होने हैं। उनकी क्या वैधता होगी जब देश की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक शेख हसीना की अवामी लीग पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। जब एक प्रमुख खिलाड़ी मैदान से ही बाहर हो तो चुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकता है? इससे एक खतरनाक राजनीतिक खालीपन पैदा हो रहा है। और राजनीति में खालीपन को भरने के लिए अक्सर चरमपंथी ताकतें आगे आ जाती हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आया है। 2024 के छात्र आंदोलन से एक नई पार्टी उभरी, नेशनल सिटीजन पार्टी, और उसने इस्लामावादी जमाते इस्लामी के साथ चुनावी गठबंधन कर लिया है। ये जमाते इस्लामी, इनकी क्या भूमिका रही है बांग्लादेश में? ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मोड़ है। हमें याद रखना होगा कि जमाते इस्लामी वो पार्टी है जिसने 1971 के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था और बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया था। अच्छा। अगर ये पार्टी इस नए गठबंधन के सहारे एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनकर उभरती है तो इसका सीधा असर बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचे पर पड़ेगा। और इसका भारत के लिए क्या मतलब है? हमारी सीमा पर एक अस्थिर और कट्टरपंथी की ओर बढ़ता हुआ पड़ोस। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक चिंता है। भारत हमेशा एक स्थिर, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश का पक्षधर रहा है। अगर वहाँ कट्टरपंथी ताकतें मजबूत होती हैं तो इसका असर हमारी सुरक्षा पर पड़ सकता है। तो बांग्लादेश इस वक्त एक ऐसे नेता और एक ऐसे नजरिए की तलाश में है जो देश को इस मुश्किल दौर से बाहर निकाल सके। और जब नजरिए की बात आती है तो भारत की निगाहें जमीन की उलझनों से उठकर सीधे सितारों पर टिक गई हैं। बिल्कुल। जून 2025 की वो तस्वीरें शायद ही कोई भूला हो जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से तिरंगा लहराया। एक ऐतिहासिक पल। प्रधानमंत्री ने इसे अमृतकाल का एक परिभाषित अध्याय कहा। ये परिभाषित अध्याय क्यों? क्या ये सिर्फ एक मिशन की सफलता थी? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सोच में एक बुनियादी बदलाव को दिखाता है। इसे अब लोगों की अंतरिक्ष यात्रा के तौर पर देखा जा रहा है। लोगों की अंतरिक्ष यात्रा? हाँ, इसकी नींव चंद्रयान 3 की दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग, मंगलयान की सफलता, आदित्य L1, इन सब ने रखी। ये सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धियां नहीं थीं, ये राष्ट्रीय गौरव के पल थे। इसने विज्ञान के जरिए एक नई राष्ट्रीय पहचान गढ़ी है। और भविष्य का रोडमैप तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, 2040 तक चांद पर एक भारतीय। क्या ये सिर्फ एक सपना है या इसके पीछे कोई ठोस योजना है? इसके पीछे एक बहुत सोची समझी योजना है जिसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था अंतरिक्ष में? हाँ, स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। आज 350 से ज्यादा स्पेस टेक स्टार्टअप्स भारत में काम कर रहे हैं। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जो अभी $8 बिलियन की है, उसके $44 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। और दूसरा स्तंभ? दूसरा स्तंभ है अंतरिक्ष तकनीक का आम आदमी के जीवन में इस्तेमाल।
आज हमारे फोन पर जो चक्रवात की चेतावनी आती है या मछुआरों को जो गाइडेंस मिलती है, अच्छा। उन सबके पीछे कहीं ना कहीं हमारे सैटेलाइट्स का हाथ है। ये तकनीक अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन रही है। और तीसरा स्तंभ है वैश्विक सहयोग। बिल्कुल। भारत अब एक विश्वसनीय वैश्विक भागीदार है। हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं बल्कि बराबरी के पार्टनर हैं। नासा के साथ निसार मिशन, फ्रांस के साथ तृष्णा, जापान के साथ लूपेक्स, ये सब दिखाते हैं कि दुनिया भारत पर भरोसा करती है। लेकिन चुनौती तो बड़ी है। 2040 तक चांद पर इंसान भेजना, इसके लिए हैवी लिफ्ट रॉकेट चाहिए, ह्यूमन रेटेड सिस्टम चाहिए। क्या हमारे पास वो तकनीक और उतना पैसा है? चुनौती बहुत बड़ी है और इसमें तकनीक और पैसा दोनों शामिल हैं। गगनयान मिशन के तहत इंसानों को अंतरिक्ष में सुरक्षित भेजने और वापस लाने की तकनीक को सिद्ध करना होगा। इसमें अरबों डॉलर का निवेश लगेगा। लेकिन सरकार का नजरिया ये है कि ये सिर्फ एक खर्चा नहीं बल्कि एक निवेश है भविष्य की तकनीक में, अर्थव्यवस्था में और सबसे बढ़कर देश की अगली पीढ़ी में। और अगली पीढ़ी को प्रेरित करने की बात भी स्रोतों में की गई है, इंडियन स्पेस हैकाथॉन जैसी पहलें। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। जब एक छात्र को किसी रॉकेट की असली समस्या को सुलझाने का मौका मिलता है तो अंतरिक्ष उसके लिए किताबों का एक चैप्टर नहीं बल्कि एक हकीकत बन जाता है। यही वो टैलेंट पूल है जो 2040 के सपने को साकार करेगा। आज हमने 3 अलग-अलग सिस्टम्स के जरिए एक लंबा सफर तय किया। जमीन पर संपत्ति की कानूनी उलझनों से लेकर हमारे पड़ोस में राजनीतिक बदलाव की आहट और फिर सितारों तक हमारे देश की ऊंची उड़ान तक। और हर जगह एक ही कहानी दिखती है। पुरानी संरचनाएं नई हकीकतों से टकरा रही हैं और एक नए भविष्य की ओर बढ़ने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, चाहे वो ब्लॉकचेन जैसी तकनीक के माध्यम से हो, राजनीतिक नेतृत्व की एक नई पीढ़ी के जरिए हो, या फिर विज्ञान द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हो। आज की स्रोत हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाते हैं। हमने जाना कि संपत्ति की रजिस्ट्री मालिकाना हक का सिर्फ एक अनुमान बनाती है, निर्णायक सबूत नहीं। हम एक ऐसी युग में जी रहे हैं जहां ब्लॉकचेन जैसे डिजिटल और अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड्स संभव हैं। तो सवाल यह है कि क्या हम कभी स्वामित्व के इस अनुमान से आगे बढ़कर निश्चितता तक पहुंच सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो ये बदलाव सिर्फ संपत्ति के लिए नहीं बल्कि हमारे भरोसे, हमारे रिकॉर्ड्स और हमारी सच्चाई की पूरी अवधारणा के लिए क्या मायने रखेगा?